हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन में आपको मैंने एक इमेज लगा रखी है जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया की है। ठीक है, क्योंकि हम आज सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, मैं एक ग्लैंस में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखोगे कि किस तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, मतलब कितने जजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, पहले ओरिजिनली कितने जजेस थे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के कितनी स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि कौन बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट करता है, किस तरीके से इनको चुना जाता है, कोलिजन सिस्टम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अगेन क्वालिफिकेशन, ठीक है, किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ओथ बेसिकली किस चीज़ के ऊपर लेते हैं और कौन उनको ओथ दिलवाता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं। टेन्योर, कितने साल तक का हम कह सकते हैं जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बने रह सकता है। रिमूवल किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसा पर्टिकुलर वायलेशन अगर हुआ है कोई जज के कारण, तो उनका रिमूवल प्रोसेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टर्म है, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस बेसिकली कौन होते हैं, एडहॉक जजेस कौन होते हैं, रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं, तो वो भी हम इस टॉपिक में बेसिकली कवर करेंगे। अब मेन चीज़ है जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की एट प्रेजेंट दिल्ली में, और दिल्ली की जगह और कहाँ कहाँ पे बन सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर कि किस कौन सा प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है सो दैट जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो अच्छे से चल सके, तो रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से फ्रेम करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो जजेस हैं उनकी अगर इंडिपेंडेंस होगी तभी वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे, तभी वो इंडिपेंडेंटली कह सकते हर एक डिसीजन ले पाएंगे, अपनी जजमेंट आराम से दे पाएंगे। उन्हें कोई डर नहीं होगा कि भाई ये पर्सन इस पार्टी का मेंबर है तो कहीं ना कहीं मुझे रूलिंग पार्टी का अगर मेंबर निकल के आ गए तो कहीं मेरी जॉब खतरे में ना हो जाए, तो इस तरह की टेंशन उनके अंदर नहीं होगी। क्यों? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंस दे रखी है। हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, मेन जो उनकी पावर है किस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, सेकंड रिट ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ है, देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि इस पावर के थ्रू जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से इसको एक्सरसाइज करते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, एंड कुछ छोटी मोटी जो अदर पावर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। लास्ट में हम कह सकते हैं हम एक कंपैरिजन देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे डिफरेंट है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले आप बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, high court below, under the high court and below the state level there is a hierarchy of subordinate court, that is the district court and the other lower court। यानी कि अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहाँ पे जो उनके जो फेडरल स्टेट हैं उनके अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और जो वहाँ पे जो उनका मेन सेंटर है उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, और उनके जितने भी स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं उनके पास भी उतनी इक्वल पावर है जितना हम कह सकते हैं उनके सेंट्रल लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो पावर है। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं हर एक सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिपेंडेंस है, प्लस वो अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं तो वो बाकी जगह पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, एक इंटीग्रेटेड और हायरार्की सिस्टम देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड इसलिए बिकॉज अगर हम नीचे से देखें तो पहले तो लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर आपकी जो अगर किसी को अपील करनी है हाई कोर्ट में जाएगा, एंड देन बाद में सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हायरार्की फॉर्म हो रही है कि इस हायरार्की को फॉलो
जो है हर एक पर्सन करता है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि इंटीग्रेटेड भी है प्लस हायरार्की भी देखने को मिलेगी। सबसे नीचे आपके लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे। लोअर कोर्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और बाकी जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह हम कह सकते हैं। तो जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो हमने बनाया रखा है उसको हमने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई होप आपको ये याद होगा जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था पार्लियामेंट इसी में ही पॉलिटी में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो 1935 के जो भी प्रोविजंस थे हमने उसको डिस्कस किया था और वहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं बताया था कि उस टाइम पे एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था, उसी को हम बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। इट इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल द स्टेट लॉज, ठीक है। तो यानी कि दोनों को इन्फोर्स करता है। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड अ फेडरल लॉज एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी, यानी जो उनकी जो सेंटर पे जो फेडरल जुडिशरी है वो करती है और जो स्टेट लॉज है इन्फोर्स की जाती है स्टेट जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। डिफरेंट जो स्टेट से मिलके जो यूएसए बना है उन स्टेट्स के अपनी अपनी जुडिशरी है, वो उन स्टेट के लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं और जो सेंटर पे जो फेडरल है जुडिशरी वो फेडरल लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल लॉज या स्टेट लॉज दोनों को इन्फोर्स करने का काम हमारी जुडिशरी का है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है दिस इज देयर इज अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए में देखने को मिलते हैं कि भाई स्टेट में अलग है और फेडरल लेवल पे अलग है, वन फॉर द सेंटर एंड द अदर फॉर द स्टेट। टू सम अप इंडिया ऑल्दो अ फेडरल कंट्री लाइक द यूएसए हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस देखने को मिलेगा। द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनाग्रेट किया गया था जनवरी 28, 1950 में, यानी उससे पहले जो है अंग्रेजों ने फेडरल कोर्ट बना के रखा था। पर जैसे ही हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमें देखने को मिला किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया 28 जनवरी 1950 को। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उस समय फेडरल कोर्ट हुआ करता था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 पे उसे बनाया गया था। However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor. यानी उस समय जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था उसके पास उतनी पावर नहीं थी। आपको देखने को मिला किस तरीके से वो कैलकाटा में सिचुएटेड था और बहुत ही कम एरिया जो है उसकी जुरिडिक्शन में आता था। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसका जुरिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा लार्जर है एज कम्पेयर टू द फेडरल कोर्ट। This is because the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal जो मानी जाती थी उसको भी इसने रिप्लेस कर दिया। बिकॉज करना ही था, बिकॉज इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो गया है और क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री था तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो ब्रिटेन के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उनको रिप्लेस करके हम खुद का एक सोवरेन इंस्टीट्यूशन बनाए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। तो बिफोर 1950 हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो थी हैड द जुरिडिक्शन टू हेयर अपील फ्रॉम इंडिया, यानी जो भी अपील जाएगी 1950 से पहले वो कौन सुनेगा, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल सुनेगी। नेक्स्ट है कि द आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है पार्ट 5 में, वो कहीं ना कहीं डील करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर एक चीज़ कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है अंडर दिस आर्टिकल 124 से लेके 147 पार्ट 5 के अंदर। अब वो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंडिपेंडेंस है, किस इस एरिया में जुरिडिक्शन रहता है, तो वो सब भी हम देखेंगे। एंड द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम, और मेन काम क्या है पार्लियामेंट को दे दिया गया कि वो टाइम टू टाइम इसको रेगुलेट करे। अगर उन्हें पार्लियामेंट को लगता है कि भाई जो कंपोजिशन है राइट नाउ जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो कम है, उसको बढ़ानी है तो कुछ एक्ट लेके आके बढ़ा सकता है। अगर उन्हें लगता है जुरिडिक्शन को इंक्रीज़ करना है तो वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी पार्लियामेंट को कि वो इस चीज़ को रेगुलेट करे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ जजेस, यानी किस तरीके से स्ट्रेंथ वगैरह कितनी है वो हम देखने को मिलेगा। तो एट प्रेजेंट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आपको 34 जजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें से आप कह सकते हो 33 आपके अदर जजेस है और एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन 2019 में द सेंटर नोटिफाइड एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। हुआ ये था कि ओरिजिनली इतने नहीं थे पर 2019 में सेंटर ने नोटिफाई किया कि भाई हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को फ्रॉम 31 टू 34। यानी इनिशियली यानी हम कह सकते हैं कि इससे पहले 2019 से पहले टोटल जो स्ट्रेंथ थी 31 थी, तो 31 होगी तो मान के चलो आपका 30 तो जजेस हो जाएंगे और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो 30 जजेस सोचो, इतना बड़ा कह सकते हैं जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, प्लस अपील वगैरह भी सुनना है, बाकी चीज़ों को भी बेसिकली सुनना है, तो कहीं ना कहीं बहुत कम थे जजेस, तो इसको इसलिए बढ़ा के उन्होंने 34 कर दिया।
और ये जब उन्होंने किया तो जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट अगर इस तरीके से करेगी तो कोई एक्ट लाना पड़ेगा उन्हें। तो उसके लिए जो है पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू उन्होंने जो स्ट्रेंथ थी पहले 31 उसको इंक्रीज करके 34 कर दिया गया। ओरिजिनली अगर देखें द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज फिक्स एट 8। सो जो ओरिजिनली जब ये आया गया था 1950 के अराउंड, तो उस समय 8 जजेस हुआ करते थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा, 7 अदर जजेस थे। देन पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीज दिस नंबर ऑफ अदर जजेस प्रोग्रेसिवली टू 10 इन 1956 में। ठीक है, तो 1950 में मान के चलो टोटल 8 जजेस थे। 1956 में इसको बढ़ा के 10 कर दिया गया। देन 1960 में इसको बढ़ा के 13 कर दिया गया। 1977 में से बढ़ा के 17 कर दिया गया। 1986 में से बढ़ा के 25 कर दिया गया। एंड 2008 में से बढ़ा के 30 कर दिया गया। ठीक है, एंड 2019 में हम देख सकते हैं कितना कर दिया गया, 33। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं एवोल्यूशन है कि किस तरीके से नंबर ऑफ जजेस जो हैं टाइम टू टाइम इंक्रीज किए गए हैं बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो यहाँ पे बताया गया कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो उनको अपॉइंट करते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी। अगर यानी कि अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो उस केस में क्या करेंगे वो, अगर क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के लिए बेसिकली चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो उसके साथ जो हम कह सकते हैं जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं बेसिकली या फिर हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं, तो उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है कि भाई आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कौन बेसिकली चीफ जस्टिस बन सकता है। बिकॉज ये बहुत बड़ी पावर होती है, कहीं ना कहीं आप उनके एक्सपीरियंस के थ्रू और उनसे बातचीत करके ही पता करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर उन्हें लगता है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से जब उनको चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है बाकी जो जजेस है, यानी बाकी अगर हम कहें 33 जजेस जो हैं उनको भी कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, यानी कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना ज़रूरी है। एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यानी कि इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो करना ही करना है, पर बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उनसे भी कर सकते हैं डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द चीफ जस्टिस। ठीक है, अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस के अलावा बाकी किसी अगर जज को अगर आपको अपॉइंट करना है तो उस समय ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस से। नेक्स्ट ये है कि जो बेसिकली जो जजेस से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट की जाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी कंट्रोवर्सी उसमें होती है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम देखें जो हम कॉलेजियम सिस्टम यूज़ करते हैं तो उससे पहले, इसको लाने से पहले कितने सारे जो है जजेस के केसेस आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन देते हैं कि उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि जब भी उन अदर जजेस को वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जज केस से जो कि 1982 में आया था। यहाँ पे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन, कि जब आप यहाँ पे वर्ड लिखते हो ना, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब भी वो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जो वर्ड है ना कंसल्टेशन, यानी कि आप बस उनसे पूछ रहे हो। अगर ये वर्ड अगर हम देखें तो सिंपली ये इंडिफाई करता है कि ये जो आप पूछ रहे हो उसमें आप बाइंडिंग नहीं हो। ठीक है, कि जो वो पर्सन आपको एडवाइस देगा कि हाँ इस पर्सन को आपको जजेस के तौर पे अपॉइंट करना है, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा। इससे यही इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो इसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं डिफरेंट केसेस निकल के आए हैं, बिकॉज क्लैरिटी नहीं थी। उस स्टार्टिंग में क्या लगता था प्रेसिडेंट को कि यार ठीक है कंसल्ट ही तो करना है ना, अब वो उनके ऊपर छोड़ देते थे कि प्रेसिडेंट की हाँ भाई मैं अपनी मर्जी से अपॉइंट कर लेता हूँ। तो वही चीज़ को हमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जज केस जब आया था तो कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली एम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे कोर्ट खुद बोल रहा है फर्स्ट जज केस में कि जो कंसल्टेशन है डज नॉट मीन द कंकरेंस, यानी कि यहाँ पे कुछ बाइंडिंग जैसा कुछ नहीं है। एंड जो बेसिकली कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो बाइंडिंग नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, यानी सब अपने व्यूज़ जो एक्सचेंज कर रहे हैं कि हाँ मुझे लगता है आप इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए। यानी फाइनल जो डिसीजन होगा कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट जज केस पे निकल के आई थी। बट आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी कि भाई जो प्रेसिडेंट है अपने हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं, मेन जुडिशरी है उसका रोल कुछ है नहीं। तो इसलिए जुडिशरी ने क्या करा, सेकंड जज केस लेके आए 1993 में, जहाँ पे बोला गया कि द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू द कॉन्फ्रेंस। यानी अब इस केस में जाके कह सकते हैं उन्होंने कि कंसल्टेशन को इक्वल कर दिया कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, यानी जो रूलिंग उन्होंने फर्स्ट जज केस में दी थी उसको बदल कर उन्होंने इस पर्टिकुलर सेकंड जज केस में कह दिया कि नाउ जो कंसल्टेशन किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और वो जो एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होगी। ठीक है, हैंस इट रूल दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ बाइंडिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि सेकंड जज केस में आया कि जो एडवाइस है बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, but the chief justice would tender this advice on the matter after consulting two of his senior most colleague। बट एक और चीज़, एक और क्लॉज यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया कि सिर्फ जो एक पर्टिकुलर एक पर्सन के बिहाफ में हम ये छोड़ नहीं सकते ना कि भाई वो एक पर्सन मान सकते हैं कि वो अपना कोई फेवरेट पर्सन किसी को चूज़ करके भेज दे। तो इसलिए जुडिशरी ने क्या कहा कि ठीक है, सिर्फ चीफ जस्टिस को हम ऐड ऑन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक और चीज़ उन्होंने रख दिया कि उन्हें एडवाइस करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा किससे, दो सीनियर मोस्ट जो कलीग होंगे उनके, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो ऐसे जो सीनियर मेंबर होंगे उनसे एडवाइस लेना पड़ेगा। उनसे एडवाइस लेने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट को अपनी जो है बेसिकली राय व्यक्त करेंगे कि आपको इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो डिस्कस कर सकते हैं। तो याद रखना दो सीनियर मोस्ट जज की बात की गई है सेकंड में। तो यहाँ पे सेकंड से आपको बेसिकली कहीं ना कहीं आप रिमेंबर कर सकते हो कि सेकंड जज केस में क्या बोला था, दो सीनियर मोस्ट जज को से एडवाइस लेनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड जज केस आया था 1998 में। तो इसमें बेसिकली बोला गया था कि द कोर्ट ओपिनियन दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ प्लैरिटी। अब यहाँ पे सिर्फ दो जजेस से उन्होंने कहा कि चलो काम बन नहीं रहा है, हम यहाँ पे प्लैरिटी ऑफ जजेस को लेके आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस रख दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो जो है बेसिकली अपना डिसीजन लेंगे प्लैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ठीक है, यानी सोल ओपिनियन सिर्फ चीफ जस्टिस का यहाँ पे नहीं चलेगा। ही शुड कंसल्ट अ कोलिजियम, उन्हें कोलिजियम से कंसल्ट करना पड़ेगा। उस कोलिजियम के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड इवन इफ़ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, अगर 4 में से 2 अगर जजेस एडवर्स ओपिनियन देते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई एक कैंडिडेट को उन्होंने चुना चीफ अदर जज बनाने के लिए, तो उस केस में अगर 2 सीनियर मोस्ट जज ने अगर बोल दिया कि ये पर्सन नहीं बनेगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। यानी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी जो रिकमेंडेशन थी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर वो सेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज आपने 4 लोगों को कोलिजियम बनाया जिसमें से 2 लोग तो उसको मना ही कर रहे हैं, बाकी 2 लोग हाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लैरिटी निकल के नहीं आती ना। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी निकल के आए कि मेजॉरिटी लोग जो है इस पर्टिकुलर नाम को सपोर्ट कर रहे हों। जैसे ही उस नाम को जो सपोर्ट मेजॉरिटी मिल जाएगी, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस नाम को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं उसको एज अदर जज के फॉर्म में अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। यानी कि इस केस में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता चल गया कि 4 लोगों का जो
बेसिकली कोलिजन था, उसमें 2 लोगों ने अपनी एडवर्स ओपिनियन दी हैं, ठीक है, और फिर भी वो अपनी एडवाइस जो है दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई आपको इसको बेसिकली अपॉइंट करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होंगी, जो प्रेसिडेंट होंगे, उनके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगा कि वो उस पर्टिकुलर राय को, उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कंसल्टेशन को जो उन्होंने किया है उसको वो बेसिकली मतलब स्वीकार करें, ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं होगा। क्यों बाइंडिंग नहीं होगा? बिकॉज अभी जो वो बेसिकली अपना व्यूज़ दे रहे हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर, वो एक प्लैरिटी के साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो डिसीजन प्लैरिटी के साथ, यानी मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके जजेस है वो सहमत नहीं होते उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से, तब तक प्रेसिडेंट जो है उनको पे बाइंडिंग नहीं होगा। जैसे उन्हें लगेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ ये जो डिसीजन लिया गया है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ने उस पर्टिकुलर नाम को सहमति दी है, तब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रह जाएगा कि हाँ अब मुझे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिकॉज बहुत टेक्निकल है, ठीक है, ठीक है, बट समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व हुआ है। और आज के टाइम पे भी ये जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी है अभी भी चली आ रही है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोलती है कि एग्जीक्यूटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में, तो एक भी गवर्नमेंट का कोई मेंबर ही नहीं है उस पर्टिकुलर कोलिजियम में जो कहीं ना कहीं अपनी भी कह सकते हैं राय दे कि हाँ आपको इस जजेस को अपॉइंट करना चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशरी है वही अपने कोलिजियम सिस्टम के थ्रू डिसाइड कर रही है कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो आज भी ये मैटर जो है डिबेट में चल रहा है, न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि कितना डिबेट अभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता रहता है। तो वो चीज़ें समझने के लिए आपको बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी था, ये किस तरीके से फर्स्ट जज केस आया, सेकंड जज केस आया और थर्ड जज केस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 में द प्रेसिडेंट साउट द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, ठीक है, ऑन सर्टेन डाउट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस to be appointed by the Chief Justice of India as stipulated in 1993 case, the Supreme Court Advocate on Record Association of the Union of Cage 2015 में, ठीक है। तो नॉर्मली बता रहा है किस तरीके से अर्लियर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी। तो उस केस में जो अंडर आर्टिकल 143 है, ये बेसिकली एडवाइजरी पावर होती है जिसके थ्रू जो है अगर प्रेसिडेंट को अगर कोई डाउट होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को रिलेटेड, तो वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये हुआ 2014 में हमें ये देखने को मिलता है कि फाइनली गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इसलिए बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं जो है रिप्लेस कर सके कॉलेजियम सिस्टम को, जो कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो अभी के केस में, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हें 4 सीनियर मोस्ट मेंबर से जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। तो उस कॉलेजियम सिस्टम को अमेंड करते हैं और क्यों ना हम एक ऐसी कमीशन बना देते हैं, उस कमीशन के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। बट आपको देखने को मिलेगा 2014 में आया और तुरंत ही हम कह सकते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई है या फिर एज वेल एज जो एनजेसी बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन वॉइड है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि तो संविधान के एकदम खिलाफ ही आप इस तरीके से चीज़ें नहीं ला सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द अर्लियर कोलिजन सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव अगेन, यानी फिर से वो जो पहले वाला कोलिजन सिस्टम था जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज से आपको पूछना पड़ेगा, वही वापस से ऑपरेट कर दिया गया। दिस वर्डिक्ट वॉज डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द 4 जज केस, यानी कि जो चौथा जज केस जो आया था 2015 में, वहाँ पे उन्होंने अपना ये वर्डिक्ट दिया कि भाई अभी हम जो है एनजेसी को फॉलो नहीं करेंगे, जो हमारा 3rd जज केस में हमने जो कोलिजन सिस्टम की बात की उसी को फॉलो किया जाएगा। द कोर्ट ओपिन दैट द न्यू सिस्टम दैट इज एनजेसी वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि आप इस एनजेसी के थ्रू क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव को स्ट्रांग बना रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगा, यानी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो है कह सकते हैं दबदबा रहेगा उस पर्टिकुलर कमीशन में, तो कहीं ना कहीं जो जजेस चुन के आएंगे वो उनकी पसंद की होंगी। तो वो कहीं ना कहीं अगर वही चीज़ें हो जाएगी कि आप अपने जजेस की जो इंडिपेंडेंस है उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा जजेस जो हैं जिस भी तरीके से
चुन के आ रहे हों, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर जज आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी तक कि उन्होंने उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस लगे हों या उन्होंने किसी पार्टी को फेवर किया हो। तो ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। क्यों? बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कोलिजन सिस्टम के थ्रू आते हैं। बट अगर एनजेसी के थ्रू अगर मान लो अपॉइंटमेंट होती है तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उससे इंडिपेंडेंस ब्रीच हो सकती है हमारी जुडिशरी की, तो इसलिए उन्होंने उसे नल एंड वॉइड कर दिया। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें 2024 में अगर कोई कौन सा सिस्टम फॉलो होता है तो आपको सिर्फ याद रखना है कॉलेजियन सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। कब बाइंडिंग है? जब जो डिसीजन लिया जाएगा वो कंसल्ट करेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर, और वो भी जो भी डिसीजन होगा मेजॉरिटी में जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन प्रेसिडेंट को कन्वे करेंगे और उसके हिसाब से फिर वो बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आई होप आपको ये कंट्रोवर्सी ओवर द कंसल्टेशन समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि फ्रॉम 1950 टू 1973 द प्रैक्टिस हैज़ बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी एक प्रैक्टिस चली आ रही थी 1950 की, बिकॉज 1950 में हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो 1950 से लेकर 1973 तक एक प्रैक्टिस चली आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उस सीनियर जज को बेसिकली हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। दिस स्टैब्लिश द कन्वेंशन चली आ रही थी वॉज violated in 1973, ठीक है, when A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India by superseding the 3 senior most judges। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो कन्वेंशन चली आ रही थी इतने टाइम से कि हम भाई जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा उसको अपॉइंट करेंगे। बट ये कन्वेंशन जो है वॉयलेट हुई कब? 1973 में। ठीक है, क्या हुआ 1973 में ऐसा? उस समय हुआ ऐसा कि जो A.N. रे थे जज सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि जो 3 सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी प्रेजेंट थे। यानी आपने उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी 3 सीनियर मोस्ट जज जो है प्रेजेंट है उनको बेसिकली छोड़कर आपने किसी और उनके जूनियर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वो जो कन्वेंशन है उसको ब्रीच करने वाली बात होती है। ठीक है, तो हुआ ये था कि A.N. रे वॉज द 4th सीनियरिटी में आते हैं। अगर हम सीनियर वाइज देखें तो मान लेते 1, 2, 3 एंड 4, तो पहले 3 जो जजेस थे वो ज़्यादा सीनियर थे एज़ कम्पेयर टू दिस 4th जज जो कि कौन थे? A.N. राय। तो होना ये चाहिए था कि इन चारों में से जो पहला जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उनको आप अपॉइंट करते, बट तीनों को पीछे छोड़कर आपने जो A.N. रे को चुन लिया जो कि सीनियरिटी में 4th नंबर पे थे। ठीक है, द 3 सुपरसीड जजेस जो थे कौन थे? वो पहले J.M. सेले थे, K.S. हेगड़े एंड A.N. ग्रोवर। ठीक है, तो इन 3 जजेस को आपने ना अपॉइंट करके, इनमें से कोई एक जजेस को ना अपॉइंट करके आपने A.N. रे को अपॉइंट कर दिया। ऑल द 3 जजेस रिजाइंड। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं, बिकॉज कन्वेंशन तो ये चली आ रही है कि आप सीनियर मोस्ट जज को करोगे, बट उस समय की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इनको अपॉइंट कर दिया। तो उन्होंने उस बदले में जो बाकी जो 3 जजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिज़ाइन ही कर दिया अपनी जॉब। They were superseded due to their judgment in केशवन भारती केस 1973 which was not favorable to the government। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो जजमेंट जो आई थी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ऐसा किया गया होगा। अगेन इन 1977 में, यानी कि हम देख सकते हैं 1973 में तो ऐसा हुआ ही, बट अगेन 1977 में देखने को मिला कि M.U. बेग जो थे वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग दी सीनियर मोस्ट जज। मतलब उस टाइम पे यानी 1977 के टाइम पे भी एक सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी अवेलेबल थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी जो है उन्हें छोड़कर इनको बेसिकली M.U. बेग को अपॉइंट किया गया। दिस डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो अपना डिस्क्रिशन दिखा रही थी वॉज कर्टेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब भी बहुत हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज देखो, जब भी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की आती है तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि भाई कौन होगा, तो वहाँ पे बाइंडिंग जैसा कुछ नहीं होता है। यानी मेन पावर जो है आपकी कह सकते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में पावर कौन एंजॉय करता है? गवर्नमेंट एंजॉय करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय करता है। तो वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो है किसी भी पर्सन को बना रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर आप यूज़ कर रहे हो ना, इसको उन्होंने कर्टेल कर दिया इन द सेकंड जज केस 1993 में जो आया था।
ठीक है, जिसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो कन्वेंशन चली आ रही थी उस कन्वेंशन को ही हम फॉलो करेंगे, और ये बात उन्होंने अब मतलब अच्छे से बता दी सेकेंड जज केस के अंदर कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऑलरेडी जो सीनियर मोस्ट जज प्रेजेंट है आप उसको छोड़िए किसी और को अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे बोला गया कि HR खन्ना एंड he too resigned his dissenting judgment upholding the right to life even during the emergency in ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla case 1976 was not appreciated by the government। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये जो जज थे उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया था बिकॉज एक जजमेंट आई थी रिलेटेड टू द ये जो केस हुआ था उस समय 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, कि किस तरीके से राइट टू लाइफ को उन्होंने अपहोल्ड किया था, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो उस कारण उन्होंने रिज़ाइन देना पड़ा। क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर आप रिमूवल करोगे तो कहीं ना कहीं वो जजेस की जो डिग्निटी है उसको हार्म करता है। ठीक है, तो जजेस क्या करते हैं अपनी डिग्निटी को बचा कर वो क्या खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, किससे पहले कि गवर्नमेंट किस तरीके से मोशन पास करे, तो वो भी हम देखेंगे कि रिमूवल का किस तरीके से जो जजेस के रिमूवल का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। ठीक है, यानी जजेस को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी अगर हम में से अगर कोई भी जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला, सिटीजन होना चाहिए, देश का आप नागरिक होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। सेकेंड, ही शुड बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इन सेशन फॉर 5 ईयर। पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि आपको हाई कोर्ट के अंदर आपको 5 साल तक जज होना चाहिए। यानी किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर आप लगातार 5 साल जज के तौर पे आपने काम किया है तो आप बेसिकली बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर सिंगल हाई कोर्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पर्टिकुलर जज ने 5 साल सर्विस करी है तो वो एलिजिबल है। बट अगर मान लो अगर कोई एक पर्सन है, कोई एक जज है जिसने 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम किया, 2 साल उसने दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया, 1 साल उसने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट में जो भी है काम किया, तो उनका जो एग्रीगेट लिया जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने एज अ हाई कोर्ट जज उन्होंने 5 साल अपनी सर्विस के पूरे कर लिए हैं, तो उस केस में वो भी एलिजिबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, सेकंड ये है, और देखो मेन चीज़ है और यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो एंड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए, नहीं, या तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो हम ले लेंगे, या फिर ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अंदर वो एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर्स तक। अगेन वही बात बोली गई है कि कोई पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट है उसके अंडर अगर वो पर्सन एज ए एडवोकेट 10 साल तक अपनी सर्विस उसने दी है तो वो एलिजिबल है, या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर जो भी उसने सर्विस दी है, मान लो एक हाई कोर्ट के अंदर उसने 5 साल काम किया, एक में 2 साल काम किया, एक में 3 साल काम किया, एक में 1 साल काम किया, तो कहीं ना कहीं हम मिला के देखें, सॉरी इसमें हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से उसने सर्विस दी है तो वो भी एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। इसके अलावा या फिर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो जो पर्सन है काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब जैसे बेसिकली लॉ की नॉलेज हो, जो काफ़ी अच्छा इस तरीके का जज हो। कई बार क्या होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो एडवोकेट नहीं बनना चाहते, बिकॉज एडवोकेट बनने से क्या होता है उनको एक बाइंडिंग हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो आपके क्लाइंट है उसका केस आपको जिताना है। कुछ ऐसे वो एडवोकेट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉ को कहीं ना कहीं एज अ एडवाइस देने का काम करते हैं, लीगल एडवाइस जो हम कहते हैं। तो वो उस तरह के अगर मान लो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे तो प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के कैपेबल हैं। ठीक है, तो तो उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हो तो वो बेसिकली काउंट किया जाएगा। From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for the appointment of as a judge of Supreme Court। यानी जब भी बात होगी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की तो क्वालिफिकेशन तो उन्होंने बता दी कि आपको यहाँ पे 5 साल एज अ जज 5 साल होना चाहिए, एडवोकेट हो तो 10 साल होना चाहिए, बट कोई भी मिनिमम एज नहीं बताए कि हाँ कि आपको जज बनने के लिए 21 साल ही होना चाहिए या फिर आप 18 साल के होने चाहिए। तो ऐसी कोई भी एज नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिनिमम एज बताई गई है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू टॉपिक पे, वो है ओथ और अफर्मेशन। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस में पहले, मतलब अगर मान लो किसी भी पर्सन को आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया तो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले उससे कोई ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओथ लेनी पड़ेगी या फिर एफर्मेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट के सामने, या फिर अगर प्रेसिडेंट उस समय नहीं है तो कोई भी एक पर्सन जिसे अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने इस पर्पज़ के लिए कि भाई मैं किसी कारण, मान लो हमारे प्रेसिडेंट किसी फॉरेन विजिट पे गए हैं या फिर एब्सेंट है, तो उनके बिहाफ में कोई एक पर्सन जो है प्रेसिडेंट बता देंगे, अपॉइंट कर देंगे, तो उनकी सामने बेसिकली जो है ओथ लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। अब वो ओथ में बेसिकली क्या लेंगे, पहला टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी अपना जो देश का संविधान है, क्योंकि हमारा जो देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उन पे फेथ बना के रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारी जुडिशरी का फेथ उस पर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है वो फेथ कैसे वहाँ पे दिखाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी उस पर फेथ रखें। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको अपहोल्ड करने का काम हमारी जुडिशरी का है। थर्ड, टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर ऑफ फेवर अफेक्शन एंड इलविल, यानी कि ना बिना किसी इलविल की भावना के, ठीक है, बिना किसी फेवर के, बिना किसी डर के आपको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो जजमेंट है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी पूरी बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करो, अपनी पूरी की पूरी नॉलेज को यूज़ करो उस पर्टिकुलर जजमेंट को देने के लिए। नेक्स्ट बोला गया टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ध्यान में रखकर हमेशा काम करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी एंड द अलाउंसेस, ठीक है। आप काम कर रहे हैं तो पैसा तो मिलेगा ही, तो वो जो सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस जो उन्हें मिलती है, देखो कुछ ना कुछ इम्यूनिटीज़ भी उनको मिलती हैं, लीव वगैरह मिलती है, पेंशन जो मिलती है जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, वो डिटरमाइन की जाती है टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि भाई आज से 10 साल पहले आप देखोगी प्रेसिडेंट की मतलब जजेस की सैलरी बहुत कम थी, तो उन्हें लगता है कि अब भाई टाइम आगे बढ़ रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उनकी भी सैलरी क्यों ना बढ़ा दी जाए। तो इसलिए पार्लियामेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से कितनी सैलरी और क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या प्रिविलेजेस, किस तरीके से कितनी लीव हम साल भर दे सकते हैं, कितनी पेंशन दिए जाने जजेस को, वो डिसाइड करने का काम हमारी पार्लियामेंट का है। दे कैन नॉट बी वेरिड फॉर द डिसएडवांटेज, यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है, यानी कि इंडायरेक्टली पार्लियामेंट को लगता है कि भाई ये जो जज है अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर हमारे अकॉर्डिंग जो है फेवर नहीं कर रहा है, तो उस केस में कह सकते हैं जज की जो सैलरी है कम नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली कि यू कैन नॉट वेरी, यानी उनकी सैलरी को वेरी नहीं कर सकते हो डिसएडवांटेज के थ्रू, यानी उनसे काम निकलवाने के चक्कर में आप उनकी सैलरी कम करो, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बट आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग, ठीक है, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट बेसिकली, यानी एक बार आपने उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो सैलरी फिक्स थी उसके अकॉर्डिंग, उससे कम आप नहीं कर सकते, ज़्यादा तो आप कर सकते हो, ठीक है, बट कम नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सैलरी को, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मान लो देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, यानी पैसों की ऑलरेडी बहुत तंगी है, तो उस टाइम पे क्योंकि जितने भी हम देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी बहुत कम कर दी जाती है, बिकॉज ऑलरेडी देश में पैसा बहुत कम है, और आप ही जो 1-2 लाख रुपए सैलरी ले लोगे तो किस तरीके से फिर इकॉनमी चलेगी, ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में थोड़ी बहुत सैलरी उस पर्टिकुलर मंथ तक है, जहाँ तक आपको लगता है इमरजेंसी लगी हुई है उस पर्टिकुलर मंथ तक आप बेसिकली उनकी सैलरी कम कर सकते हो। बट जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाया जाएगा, वापस से जो भी उनका सैलरी स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाएगी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में तो सैलरी जो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बढ़ा दी गई फ्रॉम 1 लाख टू 2.80 लाख, यानी इनिशियली हम कह सकते हैं मतलब जो 2018 से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी जो महीने की सैलरी थी वो 1 लाख रुपये होती थी, उसे बढ़ा के उन्होंने 2.80 लाख कर दिया गया, ठीक है। एंड जो जज थी उनकी सैलरी जो है महीने की 90,000 थी, तो उसे बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया, ठीक है। और दे आर ऑल्सो पेड, कुछ समचुरी अलाउंसेज उन्हें मिलते हैं, प्रोवाइडेड विथ फ़ी, अकोमोडेशन एंड फैसिलिटी मेडिकल का। तो ये तो हम जानते हैं कि हर एक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, अच्छी पोस्ट में काम करता है, तो उनको ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, मेडिकल सर्विस मिलेंगी, कार फैसिलिटी, टेलीफोन, अकोमोडेशन, रहने के लिए घर मिलेगा, ठीक है।
इन 1950 की हम बात करते हैं, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था, देखो उस टाइम पे क्या सैलरी हुआ करती थी। सैलरी वॉज फिक्स टू 5000 पर मंथ। सो जो कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम पे हमारे जजेस की सैलरी सिर्फ 5000 थी 1950 में, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे ये। एंड 4000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन 1986 में देयर सैलरी को रेज कर दिया गया 10,000, मतलब वही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 5000 है तो अदर जज की 4000 है 1950 में। 1986 में चीफ जस्टिस की 10,000 है तो उनकी जजेस की 9000 है, ठीक है। इसलिए 1998 में बात करें तो सैलरीज चीफ जस्टिस की 33,000 थी तो बाकी जजेस की 30,000 थी। इन 2009 में दी सैलरी वॉज रेज टू ₹1,00,000 पर मंथ एंड देन 90,000 पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारे सैलरीज का भी, जजेस की। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस जो थे आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रोन सैलरी एज मंथली पेंशन, यानी कि जो भी रिटायर्ड है, मान लो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो उस रिटायर्ड होने से पहले जो पिछला मंथ होगा उनका, उस समय जो भी उनकी सैलरी स्ट्रक्चर होगा, मान लेते हैं कि अभी के हिसाब से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी है 2.8 लाख, ठीक है, 2.80 लाख। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो भी उसका 50% होगा, अगर इसका हम निकाले 50%, वो एज अ पेंशन के तौर पे हर महीने उन्हें मिलेगा। सिमिलरली जो बाकी जो जजेस हैं, ठीक है, उनका जो लास्ट मंथ जो भी सैलरी होगा उसका 50% अगर निकाल दिया जाए तो वो अमाउंट उनको हर मंथ एज अ पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। देन आपके कुछ टॉपिक है, जजेस का टेन्योर कैसा है, रिमूवल किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही इसको लेके चलते बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी ये सारी जो अपने फैक्ट्स वगैरह पढ़े हैं, डेट्स वगैरह, उनके किस तरीके से क्वालिफिकेशन है, ये जो जजेस के केस आपने देखे हैं, तो इनको क्या करना है, शॉर्ट में अपना किसी एक जगह लिख के रख दो ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप उन चीज़ों को जो है उठा के रिवाइज कर सको, बिकॉज रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके देन, बाय।